हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने मोल कॉन्सेप्ट अपना जो मेन चैप्टर वो स्टार्ट कर दिया था और उसमें मैंने आपको दो फॉर्मूले भी बताए थे जिसके जरिए आप मोल को फाइंड आउट कर सकते हो। कौन कौन से फॉर्मूले थे वो आई होप आप लोगों को याद होंगे। मोल का जो हमने फर्स्ट फॉर्मूला देखा था वो क्या था आपका, मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास और मोलर मास। ठीक है, ये हमारा था फर्स्ट फॉर्मूला, मास अपॉन मोलर मास। सेकंड जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था वो किया था नंबर ऑफ पार्टिकल से। तो हम कह सकते हैं गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एन एवोगाड्रो नंबर। तो ये दो फॉर्मूले हमने देखे थे किसके लिए, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए। तो आज हम इसी के लिए मोल फाइंड आउट करने के लिए थर्ड मेथड देखते हैं कि अगर आपको वॉल्यूम दिया हुआ हो और किसी भी गैसेस के लिए, ये जो हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे ये केवल और केवल गैसियस के लिए अप्लाई होगा। ठीक है, और गैसेस का अगर वॉल्यूम दिया है तो अप्लाई होता है। ठीक है, तो चलो हम उसको देखते हैं, देखें कैसे हम मोल फाइंड आउट कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, एक छोटा सा टॉपिक है, वो है आपका आइडियल गैस। क्या है आपका आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन ये वैसे आपके इसी 11th में 5th चैप्टर आता है गैसियस स्टेट, उसमें इसको और हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है। क्या होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। यहाँ पी स्टैंड्स होता है किसके लिए, प्रेशर के लिए। पी स्टैंड्स फॉर प्रेशर। ठीक है, और प्रेशर को हम लेते हैं, आपकी दो यूनिट होती है इसकी। आपकी अगर आप प्रेशर को ऐसा यूनिट में लेते हो तो उसकी वैल्यू होती है 1 atm इक्वल टू 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। ये जो पास्कल यूनिट होती है आपकी, ये होती है आपकी एसआई यूनिट में। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रेशर जो लिया जाता है हमेशा किसमें लिया जाता है, एटीएम में लिया जाता है। तो अगर आपको एसआई यूनिट में लेना है तो आप पास्कल में ले लीजिए। इसके अलावा कभी कभी बार में भी लिया जाता है, किसमें, बार में। तो 1 atm जो होता है वो इक्वल होता है 1.013 बार के इक्वल। ठीक है, जब भी इस इक्वेशन को यूज करेंगे हमें प्रेशर हमेशा किसमें लेना है, एटीएम में। क्लियर है। दूसरी, और ये कुछ रिलेशन है, अगर आपको बार में प्रेशर दिया हुआ हो या पास्कल में दिया हुआ हो, जो इसकी एसआई यूनिट है, ये पास्कल क्या है आपकी एसआई यूनिट, तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, एटीएम में। ठीक है। दूसरा सेकंड जो आता है, सेकंड टर्म आपका वी होता है आपका वॉल्यूम ऑफ गैस। क्लियर है। वॉल्यूम ऑफ गैस के लिए वॉल्यूम लेना है गैस का, और वो लेना है आपको लीटर्स में। किसमें लेना है, लीटर में। इसमें भी रिलेशन में आपको बता देता हूँ, अलग अलग जो यूनिट्स होती है वॉल्यूम की। अगर आप देखोगे 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है आपका 1000 लीटर। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। और इसे हम और लिख सकते हैं 1000 डेसीमीटर क्यूब। क्लियर है। यहाँ से हम कह सकते हैं 1 लीटर जो होता है आपके वो इक्वल होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के, या ये इक्वल होता है आपके 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। ठीक है, जिसे हम लिख सकते हैं 1000 सीसी सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका वॉल्यूम के लिए यूनिट कन्वर्जन है। आपको जिस भी यूनिट में दिया हुआ है आपको पहले क्या करना पड़ेगा, उसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये इसको हम 1000 ml भी बोल देते हैं, 1000 ml। ठीक है। थर्ड जो टर्म आती है एन, एन होता है नंबर ऑफ मोल्स। क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। जो भी आपकी गैस दी है उसके। टी होता है आपका टेम्परेचर। जो हम टेम्परेचर लेते हैं इस फॉर्मूले में वो हमेशा लिया जाता है केल्विन में, या फिर
जो पूरी केमिस्ट्री है उसमें आप जो भी टेम्परेचर लोगे वो हमेशा केल्विन में ही लोगे। अगर आपको डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है तो केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15। इस तरीके से आप उसको केल्विन में कन्वर्ट करके उसके बाद यहाँ पे यूज करोगे। क्लियर। आर होता है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे आर की दो वैल्यू होती है। आर की अगर हम एक वैल्यू देखें वो होती है आपकी 8.3125, ये होती है आपकी जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स में। ठीक है, यहाँ पे आर की एक और वैल्यू होती है, जब आप प्रेशर को एटीएम में और वॉल्यूम को लीटर में लेते हो तो आर की वैल्यू एक और आती है, वो आती है आपकी 0.0825 एटीएम लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में आपको मैक्सिमम टाइम जब आप प्रेशर एटीएम में लोगे और वॉल्यूम लीटर में लोगे तो आपको आर की ये वाली वैल्यू ही आपको यूज में लेनी है। ठीक है, मैक्सिमम टाइम्स। तो ये एक फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है। मेनली ये फॉर्मूला 5th चैप्टर में आएगा आपकी गैसीय स्टेट में, बट यहाँ हमारे थोड़ा बहुत यूज आएगा इसका, इसलिए हम इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, आप इसे नोट करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इस पर बेस्ड हम एक छोटा सा क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपको पता पड़ जाए कि इस फॉर्मूले को यूज कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए अगर मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन कहूं कि आपको किसी गैस का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है या कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गैस whose volume is 50 ml and pressure is 2 atm at 27 डिग्री सेल्सियस। ओके, ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। सपोज करो ये क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, केवल वैल्यू ही आपको टेस्ट करनी है। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। फॉर्मूला लिखेंगे हम PV इक्वल टू NRT। आपको क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ मोल्स। तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके P इंटू V अपॉन R इंटू T। P है आपका कितना दिया हुआ है प्रेशर 2 atm, वॉल्यूम कितना है आपका 50 ml। अब यहाँ पे ml है तो हमें उसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? लीटर में। तो डिवाइड बाई 1000, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -3। क्लियर है? डिवाइड से 10 टू द पावर 3 ऊपर आएगा तो -3। R की वैल्यू हम क्या लेंगे? एटीएम और लीटर के लिए 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना दिया है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको पहले आप किसमें कन्वर्ट करोगे? केल्विन में। कितना होगा? 27 प्लस 273 कितना होगा आपका? 300 केल्विन। ठीक है, 0.15 को आप 273.15 को आप 273 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं कैलकुलेशन के लिए रफली। तो इससे आपके आंसर जो है नंबर ऑफ मोल्स वो फाइंड आउट हो जाएंगे। ठीक है, आप इसे सोल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक सिंपल सा छोटा टाइप का इसी टाइप का क्वेश्चन होता है जो आपके इसके ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसके अलावा, प्लीज इसे आप नोट कर लीजिएगा पॉज करके, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब हम पढ़ते हैं इस एक इम्पोर्टेंट चीज, वो है आपकी एसटीपी। क्या है आपकी एसटीपी? एसटीपी हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखिए होता क्या है, कभी भी आपको एसटीपी लिखा जाए या मतलब क्वेश्चन में लिखा हुआ हो तो उसका सिंपल अर्थ होता है, इसमें क्या है, दो कन्वेंशन होते थे पहले, मतलब एक तो अपना ओल्ड कन्वेंशन है और एक अपना न्यू कन्वेंशन है। तो इसको हम दोनों टाइप में देख लेते हैं। आपका एक है ओल्ड कन्वेंशन।
ओल्ड कन्वेंशन और एक है आपका न्यू कन्वेंशन। ठीक है, दोनों हम देख लेते हैं। पहले मतलब कौन सा यूज में आता था और आज प्रेजेंट टाइम में कौन सा यूज आता है। ठीक है, इस हिसाब से अगर आप देखोगे ओल्ड कन्वेंशन जो होता है उसमें स्टैंडर्ड टेम्परेचर लिया जाता है आपका 273 केल्विन और जो प्रेशर लिया जाता है वो लिया जाता है आपका 1 atm। ये आपका ओल्ड कन्वेंशन था। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की बात करें तो न्यू कन्वेंशन में क्या हुआ, आपका प्रेशर तो उतना ही रहा, प्रेशर कन्वर्ट हो गया, टेम्परेचर उतना ही रहा, प्रेशर चेंज हो गया 1 atm से 1 बार और आपका जो टेम्परेचर था वो हो गया आपका फिक्स टेम्परेचर। कोई भी आप टेम्परेचर ले सकते हो लेकिन वो फिक्स होना चाहिए। ठीक है, और जनरली इस चैप्टर में हम क्या यूज करते हैं 273, जनरली यूज 273 केल्विन। इस चैप्टर में हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 केल्विन को ही फिक्स टेम्परेचर यूज करते हैं। ठीक है, तो प्रेशर चेंज हो गया। देखो इस प्रेशर और एटीएम और बार में हमने अभी रिलेशन देखा था, क्या था 1 atm इज इक्वल टू 1.01325 बार। ठीक है, उससे ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, बस थोड़ा सा स्मॉल सा डिफरेंस आएगा। अब यहाँ पे मैं आपको बोलूं कि आपको फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, तो अगर मैं आप इसे क्वेश्चन के टाइप में भी लिख सकते हो, फाइंड द वॉल्यूम of a gas at STP, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, लेकिन ये आपको दोनों टाइप के लिए फॉर्मूले के लिए अप्लाई करना है, इसके लिए भी और इसके लिए भी, दोनों के लिए। आपको प्रेशर दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, P दिया हुआ है, V आपको फाइंड आउट करना है, एंड मतलब फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट STP फॉर 1 मोल, फॉर 1 मोल गैस। ये जो फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं केवल और केवल गैस के लिए अप्लाई करते हैं। एन की वैल्यू आपको 1 मोल दे दी गई है, आर की वैल्यू आपको पता है कौन सा लेना है 0.0821 वाला। ठीक है, और टी आपको दिया हुआ है टेम्परेचर 273 केल्विन। एक बार आप इसे ट्राई कीजिए, वॉल्यूम पोज करके, वीडियो को पोज करके दोनों के लिए वॉल्यूम को फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, फिर हम देखते हैं आगे। ओके, तो आई होप आप लोगों ने किया होगा। यहाँ से अगर मैं सोल्व करूं वॉल्यूम के लिए, पीवी इक्वल टू होता है आपका एनआरटी, तो वी होगा आपका एनआरटी अपॉन टी। क्लियर है, एन की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 0.0821 इंटू टी होता है आपका 273 डिवाइड बाय प्रेशर आपका 1 atm। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 22.4 लीटर। क्लियर। सेकंड, यहाँ चलते हैं हम। यहाँ वॉल्यूम के लिए अगर हम इसी फॉर्मूले को अप्लाई करें, आपका मोल है n इक्वल टू 1, आर की वैल्यू 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना है 273 डिवाइड बाई प्रेशर। प्रेशर है आपका 1 बार। 1 बार को आपको एटीएम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसे हम लिखेंगे 1 अपॉन 1.01325। ठीक है, 1 एटीएम इज इक्वल टू कितना होता है 1.01325 बार। ठीक है, आपको 1 बार दिया हुआ है तो 1 बार को 1 डिवाइड बाई 1.01325। ठीक है, यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा। इसे आप जब सोल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 22.7 लीटर। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है स्मॉल ओल्ड कन्वेंशन और न्यू कन्वेंशन के हिसाब से। ठीक है, बट जनरली अभी भी बहुत सी बुक्स में आपको यही कन्वेंशन दिखाई देगा, और जो जितने भी क्वेश्चन होते हैं मैक्सिमम आपको इसी वॉल्यूम पर आपको मिलेंगे। आपको एसटीपी जो आपको दिया गया रहेगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, अगर आपको कुछ नहीं दिया हुआ है तो आप जनरली इसे ही लेके चलोगे क्वेश्चन में 22.4 लीटर को, और इसी के आधार पर बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। ठीक है, बहुत कम ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनमें नया कन्वेंशन अप्लाई होगा, तो वहां पे भी अगर आपको स्पेसिफाइड पूछा जाए तो ये आप वॉल्यूम को लिख सकते हो। ठीक है, बाकी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको इसी पैटर्न के ऊपर बेस्ड मिलेंगे। ठीक है, तो ये है आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, दोनों के लिए मैंने ओल्ड और कन्वेंशन दोनों के लिए आपको बता दिया। आप इसे एक बार नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
ओके, तो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है 22.4 और 22.7 में। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। बाकी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको 22.4 से ही सोल्व करना है। आपको ऐसी वैल्यू दी जाएगी जो कि मल्टीपल में होगी 22.4 की। ठीक है ना, आप जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम जो फॉर्मूला देखने जा रहे हैं जो गैसेस के लिए, वो अगर हम देखें बात करें तो अभी हमने देखा 4, हम लिख सकते हैं 4 1 मोल ऑफ गैस द वॉल्यूम एट एसटीपी इज 22.7 लीटर। ठीक है, ठीक है, कहीं कहीं आपको 22.4 भी लिखा जाए तो गलत नहीं है। ठीक है ना, दोनों सेम ही, आपको मतलब सेम ही लेके चलना, क्योंकि कहीं किसी बुक में आपको 22.4 दिखेगा और कहीं पे 22.7 दिखेगा। ठीक है, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर 22.4 22.7 लीटर के लिए आपका ये वॉल्यूम, ठीक है, 1 मोल के लिए, तो अगर मैं 1 लीटर के लिए बात करूं, अगर 1 लीटर वॉल्यूम है आपका गैस का, तो यहां से जो गैस है उसके वॉल्यूम, वो उसके मोल कितने आ जाएंगे, 1 डिवाइड बाई 22.7 मोल। क्लियर है, 22.7 लीटर वॉल्यूम के लिए आपका कितने मोल है गैस के, 1 मोल। तो 1 लीटर वॉल्यूम के लिए हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 22.7 मोल। अगर मैं यहाँ पे वी वॉल्यूम ले लेता हूँ, वी वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है, तो आपके मोल्स कितने हो जाएंगे, आपके ये हो जाएंगे 1/22.7 इंटू वी मोल। ठीक है, और यहीं से हम हमारा एक फॉर्मूला जो है वो डिराइव कर लेते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स एट एसटीपी किसी भी गैसेस के लिए। ठीक है, अगर हमें अप्लाई करना है, सॉलिड और लिक्विड के केस में ये अप्लाई नहीं होगा फॉर्मूला। ठीक है, किसके लिए अप्लाई होगा, केवल और केवल गैसेस के लिए। गैसेस के लिए हम अप्लाई करें तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से हम सीधा फाइंड आउट कर सकते हैं, वो आएगा आपका V/22.7, या हम इसे लिख सकते हैं गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइड बाय 22.7। ये आपके थर्ड फॉर्मूला हो गया है इसको फाइंड आउट करने का, मोल्स को फाइंड आउट करने का। ठीक है, इसके ऊपर अगर हम बेस्ट एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। अगर मैं आपको कहूं कैलकुलेट वॉल्यूम या कैलकुलेट मोल्स ऑफ गैस CO2 ऑफ a gas of volume 11.2 लीटर एट एसटीपी। अगर ये आपको दिया हुआ है कि कैलकुलेट करना आपको मोल्स ऑफ ए गैस ऑफ वॉल्यूम 11.2 लीटर एट एसटीपी। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, मोल्स का क्या फॉर्मूला है आपका, गिवन वॉल्यूम जो भी आपको दिया है कितना, 11.2 डिवाइड बाय 22. अब यहाँ 4 लिखे या 7 लिखे, ये आपको किसके मल्टीपल में दिख रहा है, 4 के। आप 4 के मल्टीपल में लिखेंगे, आंसर आएगा आपका हाफ मोल। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको वैल्यू 11 ऐसी मिलेगी कि जो 22.4 के मल्टीपल में हो। यहाँ हो सकता है आपको किसी क्वेश्चन में आपको 11.35 मिल जाए, उस कंडीशन में क्या करोगे, अगर यहाँ 11.35 हो गया तो यहाँ पे 22.7 लिख दो, आपके आंसर फिर भी लगभग कितना आएगा, 0.5 मोल आएगा। तो आंसर में ऐसा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है ना, तो न्यूमेरिकल के हिसाब से आपको ये वैल्यू एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। तो ये आपका थर्ड फॉर्मूला था और उसके ऊपर ये बेस्ट एक एग्जांपल। अब हम तीनों जो फॉर्मूले हमने डिराइव किए उसको एक बार समराइज कर लेते हैं कि अगर आपको पार्टिकल्स दिए हुए हो या मास दिया हुआ हो या वॉल्यूम दिया हुआ हो तो आप उससे मोल्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बार आप इसे कॉपी कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हम एक चार्ट बना लेते हैं जो हमने तीनों फॉर्मूले डिराइव किए हैं उसके बेसिस पे कि कैसे हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स। ये आपका है मोल्स, क्या है आपका मोल। ठीक है, एक फॉर्मूला हमने देखा था गिवन मास से,
किससे देखा था? गिवन मास से। क्लियर? एक हमने देखा था नंबर ऑफ पार्टिकल से। हम लिख सकते हैं गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, यहां एक थर्ड फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास, गिवन वॉल्यूम। अब देखते हैं, अब अगर आपको मोल से मास फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है? मोल से मास फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे उसको उसके मोलर मास से। ठीक है, अब अगर आपको गिवन मास से मोल फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे, किससे? मोलर मास से। आया समझ में? अगर आपको मोल दिया हुआ है और आपको गिवन मास निकालना है तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? मोलर मास से, आपको गिवन मास मिल जाएगा। अगर आपको गिवन मास दिया है और आपको मोल फाइंड आउट करना है, आप डिवाइड करो मोलर मास से, मास अपॉन मोलर मास, क्या आएगा आपके पास? मोल। यहाँ चलिए, मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने, क्या करोगे? मल्टीप्लाई Na। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मोल निकालने, क्या करोगे? डिवाइड बाई Na। क्लियर? अगर आपको मोल से वॉल्यूम निकालना है तो मल्टीप्लाई करोगे, किससे? 22.7 लीटर से। अगर आपको वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम से आपको निकालना है मोल, क्या करोगे? डिवाइड बाई 22.7। क्लियर है? तो ये आपका चार्ट हो गया, मतलब आप इससे फॉर्म में बना सकते हो कि आपको मोल निकालना है, वॉल्यूम दिया है, पार्टिकल दिया हो, मास दिया हुआ, तो उनमें आपस में आप रिलेशनशिप निकाल सकते हो। जैसे आपको कभी कभी पूछ ले जाते हैं, कोई मास गिवन दिया है और उसका पूछ लिया वॉल्यूम, तो आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते। ठीक है, आपको पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? मोल, और उसके बाद मोल से आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? वॉल्यूम। वैसे ही अगर आपको पार्टिकल्स पूछ लिया जाए तो आपको मास से पहले पार्टिकल्स पे क्वेश्चंस करते करते आप समझ जाओगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना? क्लियर है? इजी है। तो इसको आप एक बार चार्ट को नोट कीजिए, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कीजिए प्लीज। ओके, तो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसके ऊपर बेस्ड हम एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, आपको फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स of CO2 gas at HTP in which 10 Na, या हम कह सकते हैं at HTP which contains 10 Na ऑक्सीजन एटम। ठीक है, पोज कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। ओके, तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ मोल्स, और आपको क्या दिए हुए हैं? ऑक्सीजन के एटम्स दिए हुए। ठीक है, तो हमारा जो लास्ट वाला मेथड था, कल जो हमने सीखा, वो मेथड हम इसमें काम में ले सकते हैं। कैसे? अगर हम बात करें 1 मोल CO2 के लिए, किसके लिए? 1 मोल CO2 में, 1 मोल CO2 में आपके ऑक्सीजन के कितने मोल हुए? 2 मोल्स। कितने हुए? 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। क्लियर है? अब आपको ऑक्सीजन के एटम दिए हुए 10 Na। 10 Na का मतलब होता है आपका 10 मोल्स। 10 मोल्स अगर आपके ऑक्सीजन के एटम है तो आपकी CO2 के कितने मोल होंगे? 2 है तो 1, 10 है तो 5 मोल CO2। आपको क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 गैस एट HTP। आपका आंसर क्या आएगा? 5 मोल। ये आपका आंसर। अगर इसी क्वेश्चन में आपको पूछा जाए कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस एट HTP विच कंटेन 10 Na ऑक्सीजन एटम, हमारे पास मोल आ गए। मोल से आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। सपोज करो फाइंड आउट वॉल्यूम आल्सो, अगर मैं यहाँ पे लिखूं आपको फाइंड आउट करना है वॉल्यूम आल्सो, तो कैसे क्या करेंगे हम? इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 22.7 से।
हमारे पास 5 मोल है, 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.7, 5 मोल है CO2 के, तो 5 इंटू 22.7 कितना आएगा आपका 113.5 लीटर। ये आपका आंसर। क्लियर है? आई होप कि क्लियर हुआ होगा। आप इसे नोट करो, फिर हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके ऊपर बेस्ट, ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। देखो, क्वेश्चन से घबराना का नहीं है, क्योंकि नीट और जेईई में आपके क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है ना, न्यूमेरिकल्स, तो हमें क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 90.8 90.8 लीटर SO3 8St। आपको क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हैं इन 90.8 लीटर SO3 8St। वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो। इसमें जो हमने कल जो चीजें यूज की, जो मैंने आपको बताया सिखाया, वो भी यूज आएगा, ठीक है ना। तो आराम से सोल्व करना, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करना मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। पॉज करो, ट्राई करो। ओके, तो अगर हम बात करें, आंसर आया किसी का? चेक करते हैं क्या आया, ठीक है। अगर हम बात करें नंबर ऑफ एटम्स की, किसमें 90.8 लीटर में, तो सबसे पहले आप फाइंड आउट कर लो नंबर ऑफ मोल्स। क्या फाइंड आउट करो आप? नंबर ऑफ मोल्स किसके? SO3 के। कितने होंगे आपके? गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय 22 अब यहाँ पे 4 लें या 7 लें? तो देखो, अगर आप 4 लोगे तो उसमें मल्टीपल नहीं हो पाएगा। अगर आप 7 लेते हो तो सीधा सिंपल आपका 4 टाइम्स ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है। 22.4 लोगे तो भी ये कितना आएगा? 4.1 के आसपास आ जाएगा समथिंग, ठीक है। बट मल्टीप्लाई किससे हो रहा है आपका? 4 से डायरेक्ट जा रहा है, तो 22.7 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपके पास आ गए 4 मोल्स ऑफ SO3, ठीक है। अब 1 मोल SO3 में आपके कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं? एक मोल तो सल्फर और 3 मोल किसके हैं? ऑक्सीजन के। हम क्या कह सकते हैं, आपके पास 1 मोल ऑफ SO3 इज इक्वल टू, इसमें आपके पास होगा 1 मोल तो किसका होगा? सल्फर एटम, ठीक है, प्लस 3 मोल्स किसके होंगे? ऑक्सीजन एटम। मतलब कितने होंगे टोटल? 4 एटम आपके। मतलब 1 मोल SO3 आप लोगे तो 1 मोल तो सल्फर का हो जाएगा और 3 मोल किसके हो जाएंगे? ऑक्सीजन के। मतलब 4 मोल्स हो गए टोटल 1 मोल SO3 में। आपके पास कितने हैं? 4 मोल SO3। तो टोटल मोल्स कितने आ जाएंगे आपके पास, या टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल मोल्स आ जाएंगे आपके पास 4 इंटू 4 16 मोल्स। तो आपके पास एटम्स कितने आ जाएंगे, उसको मल्टीप्लाई कर दो आपको Na से। तो हम लिख सकते हैं टोटल एटम्स इक्वल टू 4 इंटू 4 कितने हो जाएंगे? इंटू Na कर दो आप, तो ये हो जाएगा आपका 16 Na। 1 मोल SO3 में आपके 1 प्लस 3 मतलब टोटल 4 मोल्स है एटम्स के। आपके पास कितने मोल्स है SO3 के? 4। तो 4 इंटू 4 कितने हुए? 16 मोल्स हो गए टोटल। अब 1 मोल में होते हैं Na पार्टिकल, तो 16 मोल में आपके कितने होंगे? 16 Na टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एटम्स, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन करो आप, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स। इसको नोट करना, फिर और एक जो क्वेश्चन लिख रहा हूं उसको ट्राई करना। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 1.8 लीटर H2O 8St। ये L का मतलब होता है लिक्विड। कभी भी ऐसे लिखा हुआ रहे ब्रैकेट में, अगर मान लो S लिखा है, इसका मतलब होता है सॉलिड। L लिखा है लिक्विड, G लिखा है गैस, ठीक है। यहाँ पे लिखा है L लिक्विड, ठीक है। 8St ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। वीडियो पॉज करो, ट्राई करो। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूं। देखो, जिसने भी यहाँ पे केस आइडियल केस इक्वेशन लगा दिया PV इक्वल टू nRT, यहाँ पे उसका तो हो जाएगा गेम। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था
कि आइडियल गैस इक्वेशन जो अप्लाई होती है वो केवल गैस के लिए अप्लाई होती है, और यहाँ पे H2O का किस पोजीशन पे है, लिक्विड में। तो यहाँ पर आप HTP का वो फॉर्मूला PV=nRT नहीं लगा सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, तो इसको हम सोल्व कैसे करें? देखो, इसको सोल्व करने का क्या तरीका आएगा आपके पास। आपको दिया हुआ है H2O का वॉल्यूम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ H2O कितना है आपके पास, 1.8 लीटर। और यहाँ पे एक चीज जो आपके काम आएगी वो आएगी डेंसिटी। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो या तो क्वेश्चन में डेंसिटी दी हुई रहेगी अगर कोई और लिक्विड है तो, लेकिन अगर आपको H2O दिया है तो उसकी डेंसिटी क्वेश्चन में नहीं दी हुई रहेगी। क्यों? क्योंकि डेंसिटी जो होती है आपकी H2O की वो होती है आपकी 1 ग्राम पर ml, जो होती है फिक्स, और वो आपको हमेशा याद रखनी है, क्वेश्चन में नहीं दी हुई रहेगी, ठीक है, आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा H2O के अलावा और कोई दूसरा लिक्विड आ जाएगा तो उसकी डेंसिटी क्वेश्चन में रहेगी, लेकिन अगर H2O है लिक्विड तो आपको डेंसिटी नहीं दी हुई रहेगी, वो आपको याद रखना है। तो यहाँ से आपको इसका मास फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? मास ऑफ H2O। वो कितना आ जाएगा आपके पास, 1.8 लीटर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1800 मिलीलीटर, और 1 ग्राम पर ml है, तो आपके पास मास जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1800 ग्राम्स, ठीक है। मास आ गया हमारे पास, अपने को क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स, मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं हम। मोल्स क्या होता है आपके पास, मास अपॉन मोलर मास, 1800 डिवाइड बाई 18 कितना आ गया, 100 मोल्स ऑफ H2O, ठीक है। अब हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ एटम्स। टोटल नहीं दिया है, केवल नंबर ऑफ एटम्स लिखा है, इसका मतलब आपको टोटल ही निकालना है, ठीक है ना। नंबर ऑफ एटम्स निकालना है मतलब टोटल निकालना है। अब 1 मोल H2O में आपके कितने टोटल एटम्स है, 2 तो हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का, मतलब टोटल हुए 3 मोल। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इन 1 मोल H2O, इसमें कितने होंगे आपके, 3 मोल ऑफ एटम्स, ठीक है। 3 मोल होंगे, 2 तो हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का, और आपके पास कितने हैं, 100 मोल्स। तो 100 मोल्स में आपके कितने टोटल मोल हो जाएंगे, 300 मोल्स, ठीक है। और अगर आपको एटम निकालना है आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, Na से। तो ये हो जाएगा आपके पास 300 इंटू Na बराबर 300 Na। 300 Na का मतलब क्या होता है, ये भी बता देता हूँ, 300 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 कितने एटम्स होंगे, ठीक है ना। कभी कभी कोई किसी को समझ में नहीं आता है, तो यहाँ पे 300 Na का मतलब होता है 300 इंटू Na, इतने पार्टिकल्स हैं, Na मतलब नंबर्स होता है, ठीक है, इतने नंबर्स। तो ये आपका आंसर आएगा फाइनल। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, टोटल नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। देखो, ये तो क्वेश्चन हो गए। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं आगे, कैलकुलेशन करते हैं किसकी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन उसी के ऊपर बेस्ड आते हैं। तो ये पॉज करो और फिर नोट करो। हम पढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कैलकुलेशन किसके लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के लिए। ये आपने 9th 10th में भी पढ़ा होगा, उसको हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, कि हम कैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। देखो, हमें पता है किसी भी एलिमेंट का जो सिंबल होता है उसको हम रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, ZX ऐसे। यहाँ पे Z क्या होता है आपका, एटॉमिक नंबर। क्या होता है आपका, एटॉमिक नंबर। तो ये किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। क्लियर है, देखो आप लोगों को याद होगा। अब अगर आपका कोई न्यूट्रल पार्टिकल है, उसमें ऊपर कोई चार्ज नहीं है, फॉर न्यूट्रल पार्टिकल, हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। क्लियर है,
अगर कोई चार्ज नहीं है तो चार्ज होगा तो फिर इलेक्ट्रॉन्स कम ज्यादा हो जाएंगे, प्लस होगा तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे और माइनस होगा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया, क्लियर है। या इसको हम लिख सकते हैं जेड, यहाँ से हम लिख दिया, इसको हम प्रोटॉन को लिखेंगे पी, ये हो गया पी और ये हो गया आपका ई। ठीक है, ए क्या होता है आपका, ए क्या होता है, ए होता है आपका एटॉमिक मास। क्या होता है, एटॉमिक मास। ठीक है, क्लियर है। और ये किसके बराबर होता है, आपके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स के। किसके बराबर होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स के। यहां से हम अभी हमने देखा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर है आपके पास, जेड के बराबर। तो यहाँ पे पी को हम जेड से रिप्लेस कर सकते हैं। और अगर यहाँ से आपको निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो किसके बराबर होंगे आपके पास, ए माइनस जेड। क्लियर है, ये होगा आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला, ए माइनस जेड। ए मतलब एटॉमिक मास से आपको किसको माइनस करना है, एटॉमिक नंबर को। जितने एटॉमिक नंबर है जितना उसका एटॉमिक नंबर उतने ही क्या होंगे उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और अगर न्यूट्रल पार्टिकल है तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल है जैसे +1 हुआ तो आपके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, एक कम हो जाएगा। -1 हुआ तो आपका एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, देखो एक दो एग्जांपल मैं आपको इस पे दिखा देता हूँ, तो आपको क्या थोड़ा पढ़ने में इजी रहेगा। 1 सेकेंड। ओके, तो देखिए अगर हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स देखें आपको कि कैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करते हैं, वो हम देख लेते हैं। अगर आपको पूछा जाए ऑक्सीजन के लिए, ठीक है, या फिर आपको पूछा जाए Al3+ के लिए, ऑक्सीजन मीन्स 8O16, क्लियर है। एल्यूमिनियम के लिए पूछा जाए, O2- के लिए पूछा जाए, या फिर आपको पूछा जाए CO2, CO3 2-, SO4 2-। इनमें आपको निकालने हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो एक बार वीडियो पॉज करो, नोट करो और इसको एक बार ट्राई करो, ठीक है ना। इजी है लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो गलती ना हो, क्योंकि इनके ऊपर भी बेस्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आप इसको सोल्व करो एक बार। ओके, तो हम देखते हैं 8O16 है आपका, ठीक है। नंबर 8 मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए आपके पास, 8। चार्ज नहीं है इसके ऊपर, मतलब नंबर ऑफ जितने प्रोटॉन है उतने ही क्या होंगे आपके पास, इलेक्ट्रॉन, 8। और न्यूट्रॉन का अर्थ होता है आपका A माइनस जेड, मतलब एटॉमिक मास 16 में से आपको माइनस करना 8, तो 16 - 8 कितने हो गए आपके पास, 8, क्लियर। एल्यूमिनियम का कितना होता है, 13, ये 27। प्रोटॉन कितने हो गए आपके, 13। इलेक्ट्रॉन्स, इसके ऊपर चार्ज, अगर इस पे ऊपर चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है, तो आपके पास 13 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। लेकिन +3, इसका मतलब इन्होंने इसने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए। Al3+ पे, एल्यूमिनियम पे 3+ कैसे आया, देखिए एल्यूमिनियम ने अपने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन को लूज किया। क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तब जाके उसके ऊपर चार्ज आया Al3+ का। तो इसके पास टोटल, न्यूट्रल होता तो 13 इलेक्ट्रॉन होते, लेकिन उसने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। न्यूट्रॉन 27 - 13 कितने हो गए, 14, क्लियर। ऑक्सीजन कितना होता है, 8O16। प्रोटॉन्स हो जाएंगे आपके 8। इलेक्ट्रॉन्स, अब न्यूट्रल होता तो 8 होते, -2 है, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो 8 + 2 कितने हो गए आपके पास, 10। न्यूट्रॉन निकालना है, 16 - 8 कितना हुआ, 8, क्लियर है। तो इससे क्या पता चल रहा है, देखो अगर आपके पास न्यूट्रल स्पीसीज है तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो सेम होते हैं, लेकिन अगर आपके पास चार्ज स्पीसीज है कोई, तो उसमें आपके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होते, ठीक है ना, वो डिफरेंट हो जाते हैं। अब ये तो था आपके सिंगल एटम के लिए, ठीक है। अब अगर मान लो अगर आपको कंपाउंड दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग निकाल लो एलिमेंट का, फिर उनको ऐड कर दो। कार्बन का क्या होता है, 6C12 और ऑक्सीजन का 8O16। कार्बन का 6 और ऑक्सीजन का 8, 2 ऑक्सीजन है तो 8 2 जा 16, 16 + 6 कितने हो गए, 22। उसके बाद
इलेक्ट्रॉन निकालने, कोई चार्ज नहीं है तो 22 ही रहेंगे। न्यूट्रॉन 12 माइनस 6 6 और 16 माइनस 8 8 8 इंटू 2 16 16 प्लस 6 20 मतलब सेम रहेगा। आगे देखो CO3 2 माइनस में, ऑक्सीजन का 8 8 3 जा 24 24 प्लस 6 कितने हो गए 24 प्लस 6 30 हो गए आपके पास प्रोटॉन। क्लियर है। इलेक्ट्रॉन 2 माइनस है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो कितने हो जाएंगे 32। न्यूट्रॉन्स कितने होंगे 16 में से 8 गया तो 8 8 3 24 24 प्लस 6 आपके पास न्यूट्रॉन भी होंगे 30। क्लियर है। SO4 3 माइनस, सल्फर होता है आपका 16S32। ठीक है, तो 8 4 जा 32 32 प्लस 16 कितना हो गया 48। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया आपके पास 48। 2 माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके पास 50 और न्यूट्रॉन कितने होंगे इसके तो 16 सल्फर के, ऑक्सीजन का 8 8 4 जा 32 आपके पास वापस कितने आ जाएंगे न्यूट्रॉन 48। ठीक है, इस तरीके से आप प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हो। ठीक है, ये निकालना आना चाहिए। देखो क्वेश्चंस ऐसे नहीं आता, क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ कैसे आता है। आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नोट नहीं किया है ओके हो गया। चलिए तो अब मैं आपको बताता हूँ देखिए क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसके ऊपर। अगर मैं आपको पूछूं क्वेश्चन कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम E माइनस भी बोलते हैं। ठीक है ना, इन हम कह सकते हैं 19 ग्राम PO4 3 माइनस। इसमें आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो। ओके, तो देखिए अब हम कैसे इसको सोल्व करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, देखो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करना है 19 ग्राम PO4 3 माइनस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसके मोल निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अपने को पता है एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं Na, इससे उसके पार्टिकल्स आ जाएंगे अपने पास। और फिर हम क्या करेंगे एक जो आपका ये आयन है उसमें इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट कर लेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो कैसे, सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे मोल। आपको दिया हुआ है ग्राम, क्या दिया हुआ है आपको ग्राम। मास दिया हुआ है, मास से आप फाइंड आउट करो मोल। मोल्स आ गए, मोल्स को आप मल्टीप्लाई करो Na से तो आपके पास क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ आयंस। क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ आयंस। नंबर ऑफ आयंस आपके पास आ गए, ये कितने आयंस हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो आप किससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, मतलब एक आयन में कितने इलेक्ट्रॉन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, देखो मास दिया हुआ है आपको कितना 19 ग्राम। ठीक है, आपको मोल निकालना है। मोल क्या हो जाएगा आपका मास अपॉन मोलर मास 19 डिवाइड बाई इसका मोलर मास आप फाइंड आउट करोगे तो कितना आएगा 16 4 जा 64 64 प्लस 31 कितना आएगा 65 95 मीन्स ये आपके आ जाएगा 0.2 मोल। क्लियर है। मोल से आपको क्या फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ आयंस कि कितने आपके नंबर ऑफ आयंस है। क्या करो इसको मल्टीप्लाई करो Na से तो आपके पास आ गए 0.2 Na आयंस। क्लियर है, आ गया आपको पास आ गया 0.2 Na आयंस है। ठीक है, अब आप फाइंड आउट कर लो एक आयन में कितने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, PO4 3 माइनस PO4 3 माइनस में अगर हम बात करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, फॉस्फोरस का क्या होता है 15 31 और ऑक्सीजन का कितना होता है 8 16। फॉस्फोरस में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 15 तो इसमें हो गए आपके पास 8 और ऑक्सीजन है 4 तो 8 4 जा 32। ये तो हो गए न्यूट्रल के ऊपर -3 है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन उसके पास एक्स्ट्रा है
ये हो गए टोटल 32 प्लस 35, 35 प्लस 15, ये हो गया आपके पास 50 इलेक्ट्रॉन। मतलब कि PO4 3 माइनस में एक आयन में आपके पास 50 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? और आपके पास इसके कितने आयन्स है? 0.2 आयन है। तो इसमें आपके टोटल आयन्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हम फाइंड आउट करें कितने आएगा? 0.2 Na इंटू 50 कितना होगा आपके पास? 10 Na, या इसे आप लिख सकते हो 10 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये आपका क्या आएगा? आंसर। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ये निकालना आना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्राई करो कि ऐसे क्वेश्चंस हो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक बार इसे नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लेक्चर को हम यही फिनिश करते हैं। और आज हमने मोल्स को फाइंड आउट करने के लिए एक नया फॉर्मूला डिराइव किया था केसेस के लिए, और हमारे पास टोटल 3 फॉर्मूलेस हो गए हैं मोल्स फाइंड आउट करने के लिए। एक मास से, एक आपका वॉल्यूम से, और एक आपका नंबर ऑफ पार्टिकल से। ठीक है, इसके अलावा हमने उसके ऊपर बेस्ट कुछ क्वेश्चंस भी देखे, और बाद में लास्ट में हमने देखा कि कैसे हम किसी भी स्पीसीज आयंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर बेस्ड हमने एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया। तो इसी के ऊपर बेस्ड हम 1-2 न्यूमेरिकल्स और नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और आई होप आप इसको बिल्कुल प्रिपेयर करना और प्रैक्टिस करना एक बार घर के ऊपर, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।